नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 8 बज गए और हम लोग आपके साथ हैं। अनिल जी आ गए हैं सिंघू बॉर्डर से। कल सिंघू बॉर्डर थे। तो आज हम 3 मुख्य चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। एक किसान आंदोलनों पे, जो हमारे इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन जिसको हम आज़ाद भारत की बात का कह सकते हैं, और उस पे मीडिया कवरेज कैसी है और उसके बायसेस क्या हैं। इतना साजिश और ये सारी मीडिया में क्यों चलती है किसानों के आंदोलन को लेकर। और दूसरी बात हम करेंगे, कल अनिल जी गए थे सिंघू बॉर्डर, तो उनके क्या तजुर्बे हैं, इस पे बात करेंगे। तो अनिल जी, शुरुआत करते हैं मीडिया के कवरेज से। और किसान, जैसा आप, मैं 5-6 बार वहां जा चुका हूं और मैं देखता हूं कि किसान बहुत नाराज हैं मीडिया से। वहाँ पे आप जाइएगा तो, आप तो कल होकर आए हैं, और वो बहुत आपको पोस्टर दिखाई देंगे किसानों के, मतलब अ, जिसमें कि अ, बहुत गुस्सा दिखाई देता है किसानों में उसको लेकर। देखिए, पोस्टर में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो ये गोदी मीडिया डोंट कवर अस, है ना, यू आर फेक। और कई बार बदसलूकी भी हो जाती है उन रिपोर्टर्स का, बेचारों कोई कसूर नहीं है, जो टीवी चैनलों पे बैठे हुए एंकर हैं, उनकी वजह से वो रिपोर्टर भी बदनाम होते हैं। और कई बार रिपोर्टर भी सवाल किसानों से ऐसे पूछ रहे होते हैं जैसे कि किसान मंत्री हैं या कोई जिम्मेदार पदों पे है, जहां उनको सवाल पूछने चाहिए वहां वो रिपोर्टर सवाल नहीं पूछते। खैर, वो पूरे एक माहौल से प्रभावित हैं वो रिपोर्टर भी। उनकी ग्रूमिंग वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। वो संपादकों का दोष है, वहां पे जो लोग बैठे हैं उनका दोष है। तो जिस एक तो अनिल जी, ट्रेडिशनली ये रहा है मीडिया में, मतलब हम लोग इतने सालों से हैं, और कि किसान और मजदूर के मामलों पे कवरेज नहीं मिलता है। और एक ये कहा जाता है कि ये बड़ा सा वो डाउन मार्केट सब टॉपिक है, और ज्यादातर जो लोग हैं न्यूज रूम में वो भी शहरी पृष्ठभूमि से हैं, उनकी संवेदना नहीं है वैसी। और संवेदना हो भी तो उनको ऐसा कंडीशन कर दिया गया है कि किसान की कवरेज नहीं दिखानी है। मैं मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिशनली भी पीछे भी आप देखिएगा तो जैसे बीट नहीं होती है एग्रीकल्चर की न्यूज रूम में, तमाम सारी ऐसी चीजें दिखने को मिलती हैं। तो आपके क्या अनुभव है इसको? क्योंकि मेरे अनुभव देखिए, मैंने तो कई बार ऐसे, मैं रेटिंग की बात करूं तो रेटिंग भी आती है अगर ऐसे आंदोलन आप दिखाएंगे। अन्ना हजारे के आंदोलन को खूब रेटिंग्स आई थी, लेकिन उस वक्त मीडिया अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ था। आज क्यों नहीं है? देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि जो किसानों के लिए जो पत्रकारिता है वो भारत में कभी नहीं रही है, कभी नहीं रही है। जी जी। और इसके बहुत ठोस कारण है। बल्कि किसानों के लिए पत्रकारिता की बात करें तो किसानों के विरोध की पत्रकारिता का ढांचा कैसे हम्म। हमारे देश में विकसित हुआ है, मतलब उसको बढ़ाया गया है। इसको हम जिसमें इसके कि बहुत ही ठोस जो इसके ठोस हमारे इसके देश ठोस में विकसित हुआ है। जी 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 जी। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। इसके ठोस कारण है। जी जी। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को चूंकि जब कोई घटना होती है, जब कोई आंदोलन होता है, तभी हम किसानों के और मीडिया के संबंध या मजदूरों और मीडिया के संबंध में बात करते हैं। ये दरअसल भारत जब कहा जाता है कि किसानों का देश है, तो मुझे लगता है कि जी इस पर अक्सर बातचीत होनी चाहिए। जी। इस पर बातचीत होनी चाहिए उन संस्थानों में भी जहां की मीडिया का प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां भी बातचीत होनी चाहिए। और मीडिया के भीतर जो कंपनियां हैं जो अपना प्रोडक्ट निकालती हैं, उनके बीच में भी लगातार इस पर बातचीत होती रहनी चाहिए। जी जी जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि बिल्कुल ही एक तरह से विरोध में खड़ी हुई पत्रकारिता है।
जी जी आज की पत्रकारिता है। जी अब मैं कई बार सिंघू बॉर्डर गया, और सिंघू बॉर्डर वो जगह है जहाँ की देश भर के किसान, न केवल पंजाब और हरियाणा और पंजाब के किसान वहां बड़ी तादाद में जरूर हैं, लेकिन केवल वही नहीं है। ये गलत एक पिक्चर, तस्वीर जो है लोगों के सामने पेश की गई है। मैं कई बार गया, लेकिन कल मैं जब सुबह यहाँ से, बहुत ही सुबह में मुझे जाने का मन था कि मैं सुबह सुबह जाकर किसानों के बीच में देखूं और कुछ जी बातचीत करूं जी कि क्या हालात हैं। तो मैं सपने में भी, एक तरह से कल्पना में भी मेरे नहीं आ रहा था जी कि जी। इस तरह की शक्ति, इस तरह के हालात जो है वहां प्रशासन द्वारा खड़े किए गए हैं। हाँ, मेरे भी सहयोगियों ने बताया कि पहुंचना ही मुश्किल हो गया है। कई हाँ, पहुंच किलो रहा है। गांव-गांव जाके कितनी किलोमीटरों से आप पैदल चलते हैं और तब जाके वहां पहुंचते हैं। हाँ, तो कल क्या हुआ कि कल जब मैं वहां पहुंचा, तो कल मुझे लगभग, जहां मुझे वहां सिंघू बॉर्डर जाना था, तो जी लगभग जी 3-4 किलोमीटर पहले ही मुझे रोक देना पड़ा। जी मैं ऑटो से गया था, ऑटो चूंकि और कोई सवारी मुझे नहीं मिली, तो ऑटो से गया मैं, जी और वहां रोक दिया गया। तो पहला जो बैरियर आया, पहले बैरियर के बाद वहां ऑटो को हमें छोड़ना पड़ा। फिर मुझे लगभग 1-1.25 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लगभग हमको पैदल चलना पड़ा। पैदल हम चले, और फिर जब गए तो वहां दूसरा एक बैरियर लगाया हुआ था, और बेहद बहुत ही सख्त बैरियर था वो। तो मैंने उनसे, जो वहां पर पुलिस के अधिकारी थे, उनके पास जाकर मैंने कहा कि मुझे इनके बीच में जाना है। जी तो जी। बोले नहीं, आप नहीं जा सकते। तो अच्छा। हमने कहा, सोचा कि शायद सामान्य और जो लोग जाते हैं, आए आते हैं, उनको, उनके लिए रोक है। तो मैंने अपना बल्कि प्रेस का कार्ड दिखाया उनको, और कहा कि देखिए, ये मेरे पास प्रेस का कार्ड भी है, और मुझे एक प्रेस, मतलब मीडिया पर्सन के तौर पर मुझे अंदर जाना चाहिए, और मुझे उनसे मिलना है। हम्म तो उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल नहीं जा सकते, और आप यहां से लौट जाइए। हम्म तो हमने कहा कि साहब, हमको तो जाना तो है, अब आप इस रास्ते से नहीं जाने दे रहे हैं, तो फिर मुझे दूसरा रास्ता लेना होगा। हम्म तो फिर मैं एक दो जो वहां पर ग्रामीण लोग थे, उनसे मैंने एक बार बात की कि भाई, हमको अंदर उस तरफ, जैसे लग रहा कि सीमा के उस पार हमको जाना है, हाँ, इस तरह से जैसी लग रहा था। एकदम वो तो खबरों में हाँ, तस्वीरें हम देखते ही हैं कि किस हाँ। तरीके की बैरिकेटिंग जो है वो लगा हम्म। रखी है। जो लोगों ने, जो लोग दिल्ली के तो बाहर के हैं, जो तो सिंघू बॉर्डर पर नहीं गए, वो तो तस्वीर कल देख लें कि कैसी तस्वीर दिखती है वहां की। तो कल मुझे कल मैं अजीब तरह के भाव में, कल मैं था, अजीब तरह की फीलिंग्स पैदा हो रही थी। जी और वो फीलिंग, जब मैंने पूछा कि अंदर जा सकते हो, बोला कि गंदे नाले के ऊपर से एक पतला सा रास्ता गया है, जी जहां से लोग जा रहे हैं। तो मैं पतले वो गंदे नाले से के ऊपर से, मैं लगभग वो 1-1.25 किलोमीटर की दूरी होगी, मैं चला। जी लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे वहां जब जाने का मौका मिला, तो मैंने गंदे नाले के किनारे रहने वाले लोगों की कम से कम हालात को भी मैं देख सका। जी। जो एनएच पर जो दुकानें सस्ती हैं, पेट्रोल पंप दिखते हैं, हाँ ठीक उसके पीछे, उसकी हाँ। दीवार के पीछे का जो समाज है, और जो पूरी दुनिया है, आपको, मतलब मैं क्या कहूं कि कल क्या, मैं अक्सर ये देखता हूं कि खुद पर शर्म आ रही है कि हमने कैसा समाज बनाया है, लेकिन एक बात कैसे। और अनिल जी, एक चीज मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि ये जो ये खबरें आई कि गांव के लोग कह रहे हैं कि खाली करो, तो मैं उन गांवों में और दुकानदारों से बात की मैंने, जब मैं गया था और कुछ दिन पहले, तो सब लोग किसान आंदोलन के पक्ष में हैं। और नहीं, वो कह, ये हाँ, देखिए, ये गांव तो एक गांव तरह के से, लोग उसके विरोध में नहीं है। ये पता नहीं कौन लोग थे जिनकी तस्वीरें आ गई। नहीं नहीं, दरअसल ये सख्ती जो की जाती है प्रशासन के द्वारा की जी गई, और जो आने जाने पे रोक लगाई गई,
ये इसके पीछे मंशा मुझे अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि मुझे और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, जी, कोई मुझे कारण आइसोलेट नहीं करना, बताया गया। आइसोलेट करना। नहीं नहीं नहीं, आइसोलेट करना नहीं, इसको बिल्कुल हम एक तरह से सतह पर देख रहे हैं आइसोलेट करना। जी जी बल्कि बल्कि हम आंदोलन के खिलाफ लोगों के बीच में एक असंतोष, गुस्सा पैदा करने की एक इसके जी, पीछे रणनीति मुझे दिखाई देती है, कि हाँ, लोग जब बहुत परेशान होंगे आने जाने में, तो वो प्रशासन को कहने की बजाय आंदोलन वाले को कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात तो अनिल जी शाहीन बाग के उसमें भी देखी गई कि हाँ, एग्जैक्टली मैं किलोमीटरों वही कह रहा हूँ। किलोमीटरों पहले जो है वो बैरिकेड लगा दिए पुलिस ने, जिसकी आवश्यकता हाँ नहीं थी। हाँ, मुझे तो नहीं लगती है कि, खैर मैं गंदे नाले से होते हुए फिर जब गया, तो फिर वहां पर भी बैरियर ही बैरियर थे, बैरियर ही बैरियर थे। तो आप समझिए कि वो गंदे नाले को पार करने के बाद फिर एक बैरियर था जहां की आवाजाही पर बहुत रोक नहीं थी, लोग आ जा रहे थे, और चूंकि वहां आंदोलन के ही सारे लोग थे। फिर उसके अंदर से एक टूटा हुआ गोदाम जैसा था, तो वहां से लोगों ने रास्ता बना रखा था आने जाने का। तो मैं फिर लगभग 3, 3.5, 4 किलोमीटर चलने के बाद मैं वहां पहुंच सका। मैं कल ये महसूस कर रहा था जी कि यहाँ पर जरूर किसी वैसे संस्थान के पत्रकार को आना चाहिए जो एसी में रहता है, जो गाड़ियों में घूमता है या घूमती है, जो बड़ी बड़ी तनख्वाह उठाती है। तो शायद उसके भीतर जो फीलिंग आएगी, हम लोगों की तो मान लीजिए बहुत आदत सी है कि ऐसी स्थितियों में भी हम लोग निकल जाते हैं, तो वो फील शायद हम नहीं कर पाते हैं कि जी ये कितनी बड़ी तकलीफ है। लेकिन जो लोग अमीर घराने के जो लोग हैं, जो एसी में रहते हैं, सुख सुविधाओं में, जिनको गंदे नाले की बदबू शायद बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो मुझे लगा कि ये यार यहाँ पर उनकी जरूरी है, उपस्थिति जरूरी मुझे लगती है। अगर वो इसको पिक्चराइज कर दे, उसकी एक पूरी तस्वीर दिखा दे, उसका एक वीडियो बना दे, ये इस करीब आधे घंटे की जर्नी का, कि कैसे हम सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं, तो शायद हमको लगता है कि देश के लोगों को शायद ये पता चल सकता है जी जी जी, कि क्या हालात हो रहे हैं। मैं सचमुच में कह रहा हूं कि बुनियादी जो जरूरतें हैं उसके लिए भी लोग तरस रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद उनमें जो अपनी मांगों को लेकर, अपनी अपेक्षाओं को लेकर, उनमें कोई मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तो बात, कल मैं सिंघू बॉर्डर की यात्रा पर, अगर कभी मैं बहुत कुछ लिखने का मन है, मैं कल की यात्रा पर भी लिख सका तो मैं लिखूंगा। लेकिन मैं दूसरी बात एक कह रहा हूं कि देखिए, अगर हम, आज सहजानंद सरस्वती का कल जन्मदिन भी था। जी जी सहजानंद सरस्वती किसानों के देश में एक बड़े नेता के रूप में रहे हैं। और मैं बताऊं कि आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें मुंबई बुलाया था। इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े कद के नेता थे कि उन्होंने सहजानंद सरस्वती को आमंत्रित किया मुंबई में सम्मान करने के लिए। और ये बात 38 की है, 38 यानी 1938 की बात है। 1938 में उन्होंने, जिसकी की रिपोर्टिंग 27 दिसंबर को उस समय का जो प्रमुख अखबार था बॉम्बे क्रॉनिकल, उसमें उसकी रिपोर्ट भी छपी थी। तो आज उनका जन्मदिन किसान देश भर में मना रहे हैं। हाँ, आज मना रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पे भी आज है जलसा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सहजानंद सरस्वती पर आज कोई अखबारों में आपको कोई चीज देखने को मिलेगी, जी कोई सामग्री देखने को मिलेगी, मुझे नहीं लगता। टेलीविजन पर उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश होगी, इतिहास बताने की कोशिश होगी, मुझे ऐसा नहीं बिल्कुल। लगता है। एक बात और अनिल जी, जैसे शुरुआत जहाँ से आपने की और आप एक बात कह रहे थे कि ये मीडिया में सेंसिटाइजेशन नहीं है, तो ये सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम, क्योंकि आप ने दो मतलब बड़े संस्थानों में मीडिया को पढ़ाया है, मीडिया पढ़ाया है। मैं भी कुछ यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ लेक्चर देने ऑफ एंड ऑन। तो मैं किसी किसी सब्जेक्ट में मुझे पढ़ाना होता है, मान लीजिए कि रिपोर्टिंग में या किसी और विषय पे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में या प्रेस लॉज के बारे में, लेकिन मैं 5-7 मिनट दूसरी बातें भी करता हूँ।
स्टूडेंट से, क्योंकि वो यंग जनरेशन है, वो हमारे प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो दे शुड बी सेंसिटाइज्ड एंड मेक सेंसिटिव टुवर्ड्स मेनी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो मैं अपनी बात हमेशा ऐसे शुरू करता हूँ, लेकिन ज़रूरत है करिकुलम में इसको लाने की। और दूसरा कि हमारे मीडिया में एक बात है कि इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं होती है। कुछ जगहों पे मैं जब संस्थानों में मैं गया तो वहाँ इंडक्शन ट्रेनिंग होती थी। मेरा सुझाव होगा कि इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए, करीब करीब 1 महीने की होनी चाहिए, कि वो उसको ये सब सेंसिटाइजेशन हो जब नए लोग रिक्रूट होकर आते हैं तो वैसा कुछ है नहीं हमारे मीडिया संस्थानों में। जी, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि किसानों की किसानी की पृष्ठभूमि के हमारे देश में पत्रकारों को लिया ही नहीं जाता है। जी जी पहले लिया गया कुछ, लेकिन वो उन किसानों के जो बड़े जमींदार थे, जो वर्चस्व रखने वाली जो विचार थे, उनके बीच से कुछ प्रतिनिधि मीडिया कंपनियां लेती थी, और वो लेती थी अपने इस्तेमाल के लिए लेती थी। जी 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 ये मैंने एक स्टडी भी की थी बिहार में। मुझे लगता है कि 85 के बाद की बात है। तो मैंने ये आश्चर्यजनक तरीके से कुछ उसके जो सर्वे के जो नतीजे थे वो मुझे देखने को मिले थे। जी तो जी बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया कभी भी जब मैं कह रहा हूं तो कभी भी कह रहा हूं, किसानों की पक्षधर नहीं हो सकती है। ये इस मीडिया के पूरे ढांचे में, इस पूरे ढांचे में ये बात निहित है, क्योंकि उसका विकास ही ऐसा हुआ है। हम किसानों को और किसानी को कैसे इस्तेमाल करें, इसकी पत्रकारिता होती है। किसानों के लिए पत्रकारिता का मुझे कोई उदाहरण, इक्के दुक्के अपवाद में कोई बात मिल जाए अलग बात है, उसकी कहानी सुनने को मिल जाए अलग बात है, लेकिन पत्रकारिता ऐसा जिसको मुख्य धारा की पत्रकारिता कहते हैं, वो किसानों के लिए नहीं है। किसानों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। किसानों के बीच कैसे हमको इस्तेमाल करना है अपने प्रचार तंत्रों के प्रभाव का, ये जरूर हमको दिखाई जी देता है। जी 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 इस समय जितना देश भर में आंदोलन हो रहा है, अगर हम उसका एक आंकड़ा निकालें कि जितनी खबरें रोज आती हैं, उसके अनुपात में इस किसान आंदोलन की कितनी खबरें आ रही हैं, पहले मैं केवल संख्या की बात करूं जी तो जी मुझे लगता है कि 0.000 शायद 5% भी नहीं होगा। जी जी नंबर एक। और फिर क्वालिटी की बात आप किसान आंदोलनों के जैसे सवाल करते हैं क्या टेलीविजन के पत्रकार, अच्छा जी लोग कह रहे हैं कि आप लोग हलवा खा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन वो रिपोर्टर है जो लोगों के बहाने से अपनी बात को पूछता है, लोगों से। मंत्री ये कह रहे हैं, सरकार नहीं, लोग कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे भीतर ये बात है और तुम ये पूछ रहे हो कि एक किसान को हलवा नहीं खाना चाहिए। अच्छा जवाब देते हैं किसान कि हाँ। गाजर वो पैदा करते हैं, हलवा वो दूध वो पैदा करते हैं, घी गन्ना वो वो पैदा घी करते वो हैं, बनाते हैं। घी वो बनाते हैं, हलवा तुम खाओगे, हलवा हम नहीं खाएंगे। अच्छा जैसे लगता है ना कि पहले लोग बोलते थे, अरे यार वो दलितों जैसा नहीं दिखता है। यानी कि दलितों के देखने का आपका आपका नहीं नहीं, दिमाग, किसानों के मामले में भी ये बातें आई ना कि किसान वही जैसे मैं नहीं कह दिख रहा रहे हैं, हूं, कि जीन्स वही पहन रहे मैं हैं कह रहा किसान। हूं। हाँ, अब बताइए कि मतलब कितनी ये शर्मनाक बात है कि आपके दिमाग में किसान को चिथड़े में लिपटा हुआ, फटे पुराने कपड़े में, धोती और कुर्ता ही पहने, पगड़ी ही बांधे, शर्मनाक है। और मैं तो कह रहा हूं कि आप देखिए एक दाढ़ी वाले किसी मुस्लिम पात्र को आप खड़ा कर दीजिए और बिल्कुल किसान है, ठेठ किसान है, लेकिन वो मुसलमान के रूप में ही प्रोजेक्ट होगा, हाँ किसान के रूप में प्रोजेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें किसानों की, जो तस्वीरों का जो चयन किया स्टीरियोटाइपिंग जाता है, स्टीरियोटाइपिंग की है। स्टीरियोटाइपिंग, कि स्टीरियोटाइप। वो पगड़ी बांधे हुए है और वो हुक्का गुगड़ा रहा है। अरे भाई बहुत सारे किसान हुक्का नहीं पीते हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं दिन रात जिस तरह से मेहनत करती हैं वो भी किसान हैं।
हिंदू भी किसान है, मुसलमान भी किसान है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सब लोग किसान हैं। अब तो आप जाट ही किसान नहीं है भाई, यहाँ अहिर भी, गुजर भी, कोयरी भी, आपके अनुसूचित जाति के सदस्य भी, अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी, मतलब पता नहीं सारी कितनी जातियां जो हैं वो किसानी के काम में लगी। लेकिन आप हमेशा इसको इस रूप में प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे कि किसान जो होता है कोई उसका एक खास चेहरा है और उसी को हमें प्रोजेक्ट करना है। अब कश्मीर के किसानों को आपने आपको मैं कहता हूं कि कश्मीर में किसान कैसा है, कैसे किसान है, आप इसको अगर दिखाना चाहें या इसकी तस्वीर भारत की में पाठक दर्शक बनाना चाहे, तो आप सोचिए कि क्या उसके पास कोई इमेज है? नहीं इमेज है उसके पास। तो अजीब तरह का एक ढांचा बना। तो मैं जबकि आपसे ये कर कश्मीर के किसान अनिल जी भारत में राज्यों के हिसाब से तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हमको कम से कम कृषि पत्रकारिता, किसानों के लिए पत्रकारिता पर भी बात नहीं कर रहे हैं, कृषि पत्रकारिता पर भी बात कर रहे हैं, तो कम से कम हमको कृषि पत्रकारिता का जो पूरा ढांचा विकसित हुआ है उस पे तो हमको बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि जी। आखिर में कौन सा आधार रहा है यहाँ पर। अब आप कृषि विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं, आप उस पर कितना देखते हैं? वो शोध किसके लिए हो रहे हैं? क्या हमने कभी कोई इस पर बात करते हुए देखा? कितना बड़ा बजट इन कृषि विश्वविद्यालयों में जाता है, और उस विश्वविद्यालय में जो जा रहा है उसका सचमुच में हमारे भारतीय किसानों के विकास में क्या उसका कोई योगदान दिखाई देता एक है? एक एक और बात अनिल जी देखने में आई जिसमें कि आप भी शामिल हैं कि किसानों को जब ये दिखाई दिया कि जी उनका मीडिया जो है साथ नहीं दे रहा है और वो मीडिया से नाराज भी हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, बहुत सारे वहाँ आप जाएंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो आपको दिखाई देंगे पोस्टर बैनर, तो इस तरीके के। लेकिन एक और चीज है कि किसानों ने अपना मीडिया, जी दूसरा कि सोशल मीडिया पे वो बहुत, हालांकि जैसे बैरिकेटिंग, फिजिकल बैरिकेटिंग जो आप कल देख कर आए, उसके पहले मैंने भी देखी, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि ज्यादा है। एक डिजिटल बैरिकेटिंग भी है ना, इंटरनेट नहीं मिलता वहां पे, आप जाइए तो आप इंटरनेट नहीं मिल हाँ। सकते। कई बार हमने कोशिश की कि हम उसको वहां से लाइव कर सकें कुछ, तो हम नहीं कर पाए वहां से लाइव, फेसबुक लाइव या हम्म कोई लाइव नहीं कर पाए, वहां से इतना हम्म बैंडविड्थ नहीं मिलता। तो हम्म एक तो मीडिया किसानों ने अपना बनाया, हम्म और दूसरा आपने भी एक उसमें पहल की है, सोशल मीडिया पे वो बड़े पैमाने से आए। पंजाब का या हरियाणा का रीजनल मीडिया उनकी बहुत मदद करता है, और इस तरह से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में आप जाइएगा तो रीजनल मीडिया और यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो छोटे छोटे आउटलेट्स आ गए हैं, ये बड़ी मदद करते हैं और ये इनका मैसेज जा रहा है। देखिए, दो तरह के एक तो पत्रकारिता में एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक तरफ वो लोग या वो जमात खड़ी है, वो समूह खड़ा है, जमात नहीं, माफ कीजिए, वो समूह खड़ा हुआ है जो कि कंपनियों के लिए पत्रकारिता करता है, कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जो बड़ी बड़ी पूंजी लगी हुई है, जी। उनको ध्यान में रख के पत्रकारिता की जाती है। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ एक वो हिस्सा है जो देश में डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए और संविधान के अनुसार, संविधान की जो संकल्पनाएं हैं, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, जो उसके शपथ हैं, उसके अनुसार पत्रकारिता को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, उसको पत्रकारिता को, जिम्मेवारी को महसूस करता है या करती है। तो आप ये समझे कि उसके पास बड़ी पूंजी नहीं है, बड़े अखबार नहीं है, तो वो अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी कोशिशों से इस तरह के जितने भी प्रयास होते हैं, आंदोलन होते हैं, उनको वो अपनी भूमिका जो है इसी रूप में वो उसमें निभाते हुए हमको दिखाई देते हैं।
नहीं पता है, किसानों को भी नहीं पता है कि उनका कौन, उनके लिए कौन यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर या उनके लिए कोई अखबार भी निकाल रहा है। जैसे हम लोगों ने द बॉर्डर समाचार निकालना शुरू किया, जी तो द बॉर्डर समाचार इसलिए निकालना शुरू किया कि हमें लगा कि हिंदी में कम से कम कुछ लोगों के पास सूचनाएं जानी चाहिए, कुछ बातचीत होनी चाहिए। और हम लोगों ने एक फोकस करके कि ये किसानों का जो आंदोलन है इसके आयाम कितने व्यापक हैं, इसको हम लोगों ने ध्यान में रखकर उस अखबार को निकालने की के प्रयास में रहते हैं। ये अभी निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि दरअसल ये मीडिया एक तो कि बहाना होता है, ना करने का बहाना होता है। जैसे टिकैत जब आए थे, टिकैत महेंद्र सिंह जब टिकैत दिल्ली आए थे, उस समय हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह याद है कि उस समय के अखबारों ने क्या हेडलाइन छापी थी। और ये नहीं है कि किसानों के बारे में जो उस समय जो हेडलाइन छापी थी वो केवल वही उदाहरण है। मैं देख रहा था जब आज की बातचीत हो रही थी, तो 1917 में, सॉरी 2017 में, यानी आज से 3 साल पहले नवंबर के महीने में देश भर के किसान 3 दिन तक दिल्ली में आके धरना दिए। जी लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उनकी खबरें जो है बिल्कुल नहीं छपी, बिल्कुल नहीं छपी। ये राष्ट्रीय स्तर का एक वो था, एक पहल थी। लेकिन हम आपको जान के हैरानी होगी कि सिटी के पेज पर भी, यानी दिल्ली सिटी के पेज पर भी रेयर खबरें छपी हैं, और वो केवल यही कि किसानों का। अच्छा, उसमें भी जो बाइसनेस है वो साफ साफ दिखाई देता है कि आप गुस्से में कुछ लिख रहे हैं, आप अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये खबरों के जरिए जो नाराजगी व्यक्त करना है, अपना गुस्सा व्यक्त करना है मीडिया कंपनियों का या मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों का, अब मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इससे, लेकिन लोगों की जो ताकत है, समाज की जो अपनी ताकत है और समाज का जो अपना मैकेनिज्म है, उस समाज का अपना जो मैकेनिज्म है, उसका जो ढांचा है, वो उसके सहारे नहीं रहता है जी वो बड़ी बिल्कुल। कंपनियों के। बहता हाँ, बहता पानी अपना रास्ता बना लेता है, बना लेता है। और वो कोई रास्ते में टीला रुकावट आती है तो उसको हटा भी देता है। तो हाँ, वो हम किसान के आंदोलन में देख रहे हैं। कल हम देख रहे थे रॉयटर्स की, राजीव मित्तल देख रहे हैं, वो भी संपादक रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको भी किसी दिन हम लोग लेंगे अपने साथ। अ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कल मैं रॉयटर्स की खबर देख रहा था एक, और उसमें इतने बढ़िया विजुअल थे, एरियल शॉट्स थे, इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। लेकिन ये मीडिया उसमें उत्सुक नहीं है। और दूसरा, आ, जो साजिशें आती है, चाहे वो ग्रेटा थंबर्ग की टूल किट, जिसमें दुनिया भर में हंसी उड़ गई दिल्ली पुलिस की, उसको लेकर, या इस तरीके की वो कंगना रनावत कोई फिल्म एक्ट्रेस है तो जो वो कोई कोई ट्वीट कर देगी तो उसको लेकर मीडिया बड़ा उत्सुक हो जाता है किसानों को लेकर। लेकिन किसान की जो जेन्युइन मांग है उसको लेकर उसका ध्यान नहीं है, जबकि किसान उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मिडिल क्लास की लड़ाई लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली यही ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये महसूस कराना कि किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं इस देश में किसान कितने हैं? जी 11 करोड़, 12 करोड़ के आसपास किसान हैं हमारे देश में। लेकिन अगर अनाज की कीमत अगर किसी कंपनी के, कुछ कंपनियों के नियंत्रण में आ जाएगी और उसका जो दाम बढ़ेगा, उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग होगी, आप कल्पना करें कि क्या 1 अरब 40 करोड़ लोगों को उसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। नमक नमक पर हम लोगों ने एक स्टडी की और सीएजी की रिपोर्ट है वो, कि जी नमक पर जिस जिस तरह से कंपनियों का नियंत्रण बढ़ता चला गया है, नमक लगातार महंगा होता चला गया है। ये तो बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखता है। तो और किसान वहां पर गुलामों की स्थिति में आ गए हैं। हम लोगों ने बकायदा वो सीएजी की रिपोर्ट, यानी भारत भारत सरकार की जो ये अंकेक्षण करने वाली, ऑडिट करने वाली जो संस्था है,
वहां पर नमक के मजदूरों के हालात पर एक रिपोर्ट हम लोगों ने, जो उन्होंने ऑडिट की है उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने उसकी छापी और उसको हम लोगों ने बताया कि कैसे नमक का किसान जो पहले था अब वो गुलामी की स्थिति में पहुंच गया है। तो आप बताइए कि किस अखबार में आपने देखा? मैंने देखा था केवल अंग्रेज इंग्लिश के अखबार में, और वो बहुत ही संवेदनशील पत्रकार रही होगी गुजरात की, इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटी सी खबर आई थी कि एक ऑडिट रिपोर्ट आई है। तो हम ये देखते हैं कि वो अपवाद के रूप में छिटपुट छिटपुट चीजें ऐसी आ जाती हैं। वो एक किसी रिपोर्टर की अपनी इनिशिएटिव होती है, अपनी पहल होती है, अपनी एक उसकी जो संवेदना है वो उसे मजबूर करती है या उसको एक कंपेल करती है कि आपको इस तरह की चीजें लिखनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि रिपोर्टर की ये जो चेतना है, रिपोर्टरों की, जो लिखने वाले लोग हैं या जो डेस्क पर काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी चेतना के हिसाब से यदि कुछ दे सकते हैं तो देते हैं, नहीं तो जो पूरा माहौल है उस ढांचे का वो बिल्कुल उसके विरोध में होता है। लेकिन आप देखिएगा कि ऐसे रिपोर्टर जो किसानों से, किसानों के हितों से अपना लगाव देखते हैं या देखती हैं, उन सबको आप एक एक करके कंपनियों के बाहर करने का आपने के उदाहरण आपको दिखाई दे देंगे। कृषि किसान, किसानी और कृषि की जो बीट होनी चाहिए अखबारों में, टेलीविजन, वो खत्म हो गई है। जैसे श्रमिकों की, मजदूरों की जो बीट होती थी पहले, जैसे हम लोगों ने भी पहले श्रम मंत्रालय हुआ करता था, उसमें हम लोग हमारी बीट थी उसमें, वो खत्म कर दी गई। हमारे अनिल जी पत्रकारिता के बहुत शुरुआती दिनों में, मतलब 2-3 साल रहे होंगे जब मैं पत्रकारिता में आया था, तो एक पी साईनाथ की किताब आई थी, एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट, और हमारे संपादक हम लोगों को इंसिस्ट करते थे कि हम वो किताब पढ़ें। तो ये दूसरा एक पक्ष और हमने देखा सिंघू बॉर्डर पे, कि जो पंजाब से, हाँ जी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि दरअसल हमको एक चीज फर्क करना चाहिए। अंग्रेजी में चीजों का आना, इंग्लिश में चीजों का आना और भारतीय भाषाओं में चीजों का आना, अगर इसमें हम अंतर करके नहीं देखेंगे तो शायद वो हम इस पूरी समस्या को ठीक से शिनाख्त एक उसकी नहीं एक कर एक एक पाएंगे। एक मिनट में अनिल जी समझा दीजिए अंतर क्या है ये, क्योंकि अंतर हमारे, क्या है? हाँ जैसे मैं आपको एक बताऊं कि मैं एक कार्यक्रम में गया था और मेरे साथ एक अंग्रेजी अखबार के संपादक थे और जो मेरे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त थे। जी 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 तो मैंने जो, और बिहार की ये बात है, बिहार में जो अखबारों का रुख है उस पर मैंने टिप्पणी की कि किस तरह से अखबार जो हैं वो सरकार के या जो समाज में जो लोग वर्चस्व रखते हैं उनकी बात करते हैं अखबार। मेरा जो दोस्त अंग्रेजी के अखबार का संपादक था वो उठकर खड़ा हुआ और उसने ये कहा जी कि मैं एक संपादक हूं और मैंने कभी भी किसी तरह का कोई दबाव महसूस नहीं किया। और वो बोलकर आ गया। जी तब मैंने फिर एक छोटी सी टिप्पणी की और ये टिप्पणी की कि ये बिहार है और बिहार में अंग्रेजी पढ़ने वालों की तादाद कितनी है और वो अंग्रेजी पढ़ने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। जी जी अगर आप 2%, 1% लोगों के लिए, 1% भी नहीं है, अगर आधे परसेंट और उससे भी कम, 0.25% शायद लोगों के लिए आप, ये पत्रकारिता है, अगर आप उसमें चीजें दे रहे हैं, कोई चीज छाप रहे हैं, तो मैनेजमेंट को उसको कहने की जरूरत ही क्या है, उस पर दबाव देने की जरूरत ही क्या है। जी लेकिन जो बात आप हिंदी में, अंग्रेजी में कह रहे हैं, क्या आप उसी भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि आपके ठीक बगल के कमरे में बैठने वाला संपादक जो हिंदी के अखबार का संपादक है वो इसी भरोसे से आकर यहां पर अपनी बात कह दे कि हम पर कोई दबाव नहीं होता है? जी तो वो इस बात पर उसकी बात समझ में आई, शायद मुझे लगा उसके चेहरे से कि उसकी बात तब समझ में आई कि हाँ, अंग्रेजी के संपादकों पर दबाव नहीं होगा किसी सामग्री के लिए, चूंकि वो अंग्रेजी के अखबार की जरूरत है।
अंग्रेजी का जो रीडरशिप है उसकी जरूरत है। आप वहां पर अंग्रेजी के अखबारों में कम्युनलिज्म फैला के नहीं चल सकते, नहीं चल लेकिन सकते। हिंदी के अखबार में कम्युनलिज्म आपके लिए जरूरी हो जाएगा, सांप्रदायिकता आपका हथियार होता है। तो इस तरह से हमें लगता है कि भाषा के सवाल पर अगर आप विचार नहीं करेंगे, किसान देश में अंग्रेजी पढ़ने वाला नहीं है। पी साईनाथ अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोट वही किए जाते हैं अंग्रेजी बिल्कुल। के पत्रकार। क्यों किए जाते हैं, मैं ये पूछता हूं। भारतीय भाषाओं में काम करने वाला कोई भी जो पत्रकार हैं किसानों के बीच में सक्रिय है, क्या कभी कोई कोट किया जाता है? नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो फैशन के तौर पर हम अंग्रेजी पत्रकारिता को भारतीय किसानों के संदर्भ में, किसानी के संदर्भ में जो कोट करते हैं, वो समाज का एक संभ्रांत वर्ग है जो अपने को लिबरल कहता है, अपने को डेमोक्रेटिक कहता है, उसकी सुविधा के लिए ये चल हाँ, जाएगा। लेकिन वो उसका ऑडियंस को, अपने ऑडियंस को एड्रेस करते हैं वो, लेकिन जिस दिन अंग्रेजी में लिखी हुई चीज भी मास मोबिलाइजेशन में कन्वर्ट होगी, उस दिन अंग्रेजी भी उसी तरह छपेगी जिस तरीके से हिंदी के या दूसरी भाषाओं के अखबारों में इस तरीके के खेल होते हैं। तो ये मुझे बार बार ये लगता है कि दरअसल एक जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, उनकी एक पैकेजिंग होती है। एक आप हिस्सा तैयार करते हैं एक्स के लिए, एक हिस्सा तैयार करते हैं वाई के लिए, एक हिस्सा बिल्कुल, तैयार करते हैं जेड के लिए। ये जो बिल्कुल। पैकेजिंग है किसी इसको हमको किसी समझना चाहिए। किसी अगले 2-3 दिन के अंदर ही अनिल जी इस पे विशेष चर्चा हम लोग करेंगे कि ठीक है। एक ही ग्रुप के हिंदी के और इंग्लिश के, एक ही ग्रुप के हिंदी के और उर्दू के अखबार क्या-क्या एडिटोरियल लाइन लेते हैं। इस पे हम हाँ लोग हाँ, एक अलग से बिल्कुल। चर्चा करेंगे। इसको बहुत हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही। दोस्तों को समझना जरूरी है कि एक ही ग्रुप के अलग-अलग भाषा के अखबार अलग-अलग ऑडियंस को कैसे एड्रेस करते हैं, उनकी उनकी कॉर्पोरेट मंशा क्या है। तो आज एक आखिरी चीज मैं अनिल जी बस कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जब मैं सिंघू बॉर्डर गया तो मैंने वहां पे बहुत सारे पंजाब से आए हुए रीजनल टीवी चैनलों के रिपोर्टर मिले और उनके साथ मैंने बात की। तो बहुत मुझे वो, मतलब उनके सरोकार, उनका इमोशनल बॉन्डिंग विद द फार्मर्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था। एक तो ये था कि वो किसान बैकग्राउंड से आ रहे थे ज्यादातर। एक मुझे वहां पे एक लड़की मिली जो एंकर कर रही थी और बहुत एनर्जी के साथ एंकर कर रही थी। उतनी एनर्जी के साथ एंकर कर रही थी जितनी एनर्जी के साथ हमारे गोदी मीडिया के तबलीगी जमात के बारे में या किसी और विषय पे इस तरीके के खालिस्तान के मामले में एंकरिंग करते, उतनी एनर्जी के साथ वो किसानों के पक्ष में एंकरिंग कर रही थी। जब उसकी एंकरिंग खत्म हो गई तो मैंने उससे बातचीत की। तो वो पंजाब के किसी धार्मिक चैनल की एंकर थी होगी, बिल्कुल। और वो किसान की कवरेज करने आई थी। बिल्कुल। तो ये रीजनल मीडिया में अभी बहुत कुछ बचा है जो हाँ, हमारे। उनकी जरूरत भी है, उनकी जरूरत भी है। जी। मतलब बचा भी है आप कह लीजिए, और वो जरूरत, दबाव इतना लोगों का है, किसानों का दबाव है कि उसके बिना आप सस्टेन भी नहीं कर सकते, उसके सस्टेन भी बिना नहीं। आप रह भी नहीं सकते। जी। ये एक तरह से कंपल्सन है उनके लिए कि धार्मिक चैनल भी किसानों की बात करें, क्योंकि जो सिख धर्म को मानते हैं लोग जी। पंजाब में, यार नॉन सिख भी हैं, वो धार्मिक भी है, किसान है, धार्मिक भी है। बिल्कुल। तो आप अगर उनके हितों की बात नहीं करेंगे, उनके मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, तो फिर आपके साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं? जी। जी। भाई एक महात्मा को भी तो बात करनी पड़ती है, आपके आर्थिक हितों की बात करनी पड़ती है, जी। आपके सामाजिक हितों की बात करनी पड़ती है ना, एक धार्मिक आदमी को भी। तो तो वो कंपल्सन एक तरह का होता है। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं अनिल जी, क्योंकि 8:40 होने वाला है, 10 मिनट हम लोग ऊपर हो गए। और अच्छा। कल फिर हम लोग पत्रकारिता से, मीडिया से जुड़े हुए किसी विषय पर आएंगे, चाहे वो जेंडर का इशू हो, हमको डिस्कस करना है, बहुत सारे इशूज डिस्कस करने हैं। कुछ बिजनेस मॉडल, पत्रकारिता के नए बिजनेस मॉडल क्या आ रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे चल रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट कैसे चल रहा है इस डिजिटल जमाने में। और अभी कुछ दिन पहले एक मैं वेबिनार में था
कुछ अमेरिकन लोगों के साथ, तो वहाँ पे इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। तो वो सब भी शेयर करेंगे अगले कुछ दिनों में। और आते रहिए, अपना कमेंट कीजिए, कमेंट का मैं जवाब दूंगा। और हम लोग फिर कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल हम लोग सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे। नमस्कार। शुक्रिया।